सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चंस बैंक का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कौन सा पार्ट भैया? सेकंड पार्ट लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़े थे भैया कि पूरे क्वेश्चंस का पार्ट ए यानी लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किए थे, जिसमें 7 क्वेश्चन था। बड़े बड़े क्वेश्चन थे भाई, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का लेक्चर हो गया था। सो दैट्स वाई उस लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए। सो आज ये पार्ट 2 है, ठीक है? उसी क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 2 यानी 2024 के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट बी को करेंगे कवर, एंड नेक्स्ट पार्ट में पार्ट सी को कवर करेंगे, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हम लोग पार्ट बी को कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए तो हम लोग पढ़ लिए थे। पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चंस? ये वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिए थे भाई एंड एनसेट्स पढ़ लिए थे। फार्माकोलॉजी, एंटी कॉन्वुलेंट ये भी पढ़ लिए थे। हाइपरटेंशन, एंटी अल्सर ड्रग, हाइपोग्लाइसेमिक एंड एंटी मलेरियल, ये सातों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किए थे और एकदम डीप लेवल में एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है? अच्छे से अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो, तो आप लोग देख सकते हैं। उनमें से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं 2026 में, राइट? चलिए देखते हैं पार्ट बी। एंड पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन इधर है एंड 5 क्वेश्चन इधर है। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, बाकी एक को आपको क्विट करना होता है, छोड़ना होता है। तो 10 क्वेश्चन बेसिकली पार्ट बी में भी करना होता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट बी कहाँ से हमारा स्टार्ट है। पार्ट बी भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट है हमारा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भैया? डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? टॉप 20 एंड टॉप 30 दोनों सीरीज में बायोअवेलेबिलिटी पढ़ाया गया है। अगर आप लोग नहीं वॉच किए तो वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। टॉप 20 टॉप 30 वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, बायोअवेलेबिलिटी क्या बोल रहा है? बायोअवेलेबिलिटी डिफाइन कीजिए एन इनलिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं यानी उसको रोकते हैं, सही से बायोअवेलेबिलिटी नहीं होने देते, उस फैक्टर को भी डिफाइन करना है, इनलिस्ट करना है। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शंस और परसेंटेज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस इन अनचेंज्ड फॉर्म यानी एक्टिव फॉर्म में एंड इज अवेलेबल टू इट्स प्रोड्यूस इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्या समझ में आया? डेफिनेशंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया, चलिए बताता हूँ। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, जो आप लोग ड्रग खाते हैं, जो मेडिसिन आप लोग खाए हैं, दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है, इन अनचेंज्ड फॉर्म यानी अनचेंज्ड फॉर्म में, फ्रॉम अवेलेबल टू प्रोड्यूस इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी जो कि वो अवेलेबल रहे, जितना परसेंटेज पहुंचे वो अवेलेबल रहे आपके किस लिए? थेराप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए, यानी थेराप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए वो अवेलेबल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आप लोग जितना मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, जितना मेडिसिन खाते हैं और जितना परसेंट आपके ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, आप लोग 100 मेडिसिन खाए, 100% मेडिसिन खाए, 100 मेडिसिन नहीं खाए, 100% मेडिसिन खाए आप लोग, एंड 100% में से कितना परसेंट मेडिसिन आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है? देखिए आपको फिर समझ आते हैं। देखिए 100 mg जो है आपने मेडिसिन ओरली खाया, मुंह से खाया, ठीक है? अब ये 100 mg में से कितना mg आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है अपना इफेक्ट शो करने के लिए। अपना इफेक्ट यानी आपके जो भी डिसऑर्डर, जो भी डिजीज है जिस लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप बुखार ठीक करने के लिए खा रहे हैं, तो बुखार ठीक करने के लिए 100 mg आपने मेडिसिन खाया, और 100 mg में से आपके ब्लड वेसल्स में यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना परसेंटेज पहुंचा? 60% पहुंचा। कितना परसेंटेज पहुंचा भैया? 60% पहुंचा। तो 60% ही बायोअवेलेबिलिटी रहता है, इसी को बोलते हैं 60% बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है? तो 100 mg में से 60% जो मेडिसिन है वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो उसी को बोलते हैं भैया बायोअवेलेबिलिटी। आप लोग पढ़े होंगे कि ओरल का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो कितना होता है भैया? 50% ही होता है। 50% जो ड्रग्स होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, राइट? और जो पेरेंट्रल यानी जो इंट्रावेनस होता है, इंजेक्शन वगैरह लगता है, उसका बायोअवेलेबिलिटी 100% होता है। क्यों 100% होता है? क्योंकि भैया ये डायरेक्ट वेन्स में जा रहा है, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरेगी, और जितना mg आप देंगे उतना पूरा ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा और उतना पूरा इफेक्ट शो करेगा। तो कहने का मतलब यही है भैया, क्या कहने का मतलब है कि जितना परसेंटेज मेडिसिन आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच रहा है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, राइट? समझ गए? नहीं समझ पाए? अरे यार, इतना समझाने पे नहीं समझ पाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे, ठीक है? हिंदी देखते हैं। बायोअवेलेबिलिटी वह अंश या प्रतिशत है जो दी गई दवा की मात्रा में से बिना बदले, यानी बिना बदले सक्रिय रूप में शरीर के रक्त
परिसंचरण सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है और अपना चिकित्सक प्रभाव दिखाती है। जैसे आप लोग मेडिसिन खाएं पैरासीटामोल, पैरासीटामोल किस लिए खाएं? बुखार को रिलीज करने के लिए। अब आपने 50 mg मेडिसिन खाया, 50 mg में से अगर 50 mg पूरा पहुंच रहा है तो भैया बायोबिलिटी 100% है, ठीक है। बायोबिलिटी कितना है? 100% है। और 50 mg में से सिर्फ 25 mg पहुंच रहा है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी अपना इफेक्ट शो करने के लिए 25 mg ही पहुंच रहा है। इफेक्ट शो करने के लिए 25 mg पहुंच रहा है तो कितना है? 50% है। तो बायोबिलिटी 50%, यानी आधा हो गया ना, आधा हो गया। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अनचेंज फॉर्म में, मतलब उसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए, उसी को बोलते हैं बायोबिलिटी। आपने 50 खाया, अगर 50 का 50 आपके सिस्टमिक में जा रहा है तो भैया 100% रहेगा बायोबिलिटी, और अगर कम जा रहा है तो भैया कम हो जाएगा बायोबिलिटी। तो समझ गए? आगे देखते हैं इसका फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बायोबिलिटी को। तो सबसे पहले रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिस फॉर्म से आप मेडिसिन को अंदर अपने बॉडी में लेते हैं सबसे पहले वही अफेक्ट कर देगा। आप ओरली लेते हैं ना, खाते हैं मुंह से, तो मुंह से क्या होता है? मुंह से भैया आप 100 mg का खाएंगे तो 60 mg जाता है, तो अफेक्ट कर रहा है ना। 40 mg कहाँ जा रहा है? 40 mg अफेक्ट कर रहा है। क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होता है भैया, हमारा जो मेडिसिन होता है वो क्या होता है? अफेक्ट कर देता है। और ड्रग की सॉलिबिलिटी भी अफेक्ट करती है। ड्रग कैसा है, सॉलिबिलिटी उसकी कैसा है, घुल रहा है कि नहीं पानी में, ठीक है। ड्रग के स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी से इफेक्ट करता है। फूड इंट्रैक्शंस, यानी खाना अगर आपके पेट में नहीं है, और नहीं है तो कैसे पचेगा खाना? तभी बोलते हैं ना डॉक्टर कि भैया खाना खाने के बाद दवाई खाएगा। तो खाना भी ये क्या करता है, हमारे मेडिसिन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। और पेशेंट फैक्टर क्या मतलब? जैसे एज वगैरह हो गया, अगर ज़्यादा एज हो गया, कोई का ज़्यादा एज हो जाता है, जैसे बूढ़े आदमी, ओल्डर, जो ज़्यादा ओल्डर हो जाते हैं उनमें क्या होता है? उनमें भी अफेक्ट करता है ड्रग बायोबिलिटी, राइट। एंड ड्रग इंट्रैक्शंस, कभी कभी ड्रग इंट्रैक्ट हो जाता है। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट से आप याद कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा। लिखने के लिए काम नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा भैया, तभी आपका काम हो पाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है? टॉप 20 में ये भी कवर किया गया, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कवर किया गया, मतलब तीनों जगह इसको पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने के चांसेस है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिसिन दैट ब्लॉक द एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ये ब्लॉक करता है बेसिकली, कहाँ पे? मस्करेनिक रिसेप्टर को। मस्करेनिक रिसेप्टर पर क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देता है। तो बस इतना याद करना कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है भैया हमारे एसिटाइल कोलिन को ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। बस कहानी खत्म, इतना लिख देंगे काम हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक दवाएं वे दवाएं होती है जो एसिटाइल के प्रभाव को मस्करेनिक रिसेप्टर पर रोक देती हैं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रिया कम हो जाती है। बस यार इतना सिंपल डिफरेंस है, आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं, बताओ। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन क्या है भैया? देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको एक एक 1.5 पेज में लिखना है, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग छोटा छोटा दिए, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? जनरल एनास्थेटिक बेसिकली अभी प्रीवियसली में हम पढ़ाए हैं, जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा था। यूट्यूब पे आप देखेंगे, वन फार्मेसी के यूट्यूब पे देखेंगे तो जनरल एनास्थेटिक का लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये क्या होता है? जनरल एनास्थेटिक्स आर ड्रग दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोंग विथ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन रिलैक्सेस एंड मसल्स रिलैक्सेशन। कहने का मतलब ये है कि जनरल एनास्थेटिक क्या करता है? ये हमको बेहोशी हालत में ला देता है। अगर डॉक्टर आपको जनरल एनास्थेटिक देंगे तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसके साथ सर्जरी वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये क्या करता है? लॉस ऑफ पेन को लॉस कर देता है, पेन सेंसेशन को, एंड रिफ्लेक्स ऑफ मसल्स रिलैक्सेशन, मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, काट पीट मतलब चीड़ फाड़ कुछ भी कर सकते हैं, पेशेंट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनरल एनास्थेटिक्स वे दवाएं होती है जो अस्थायी रूप से चेतना का पूर्ण अभाव, दर्द की संवेदना का नाश यानी रिड्यूस कर देते हैं, रिफ्लेक्स की कमी तथा मांसपेशियों को शिथिल कर देते हैं, जिससे पेशेंट को कोई भी प्रभाव नहीं होता है। पेशेंट के साथ कोई भी सर्जरी आप डन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरल एनास्थेटिक डॉक्टर देते हैं पेशेंट को। बेसिकली सर्जरी के लिए ही दिया जाता है, पेशेंट को सर्जरी वगैरह या फिर कोई ऑपरेशन होना है तो जनरल एनास्थेटिक उसी कंडीशन में दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं जनरल एनास्थेटिक्स का। सबसे पहला है इनहेलेशन एनास्थेटिक। इनहेलेशन एनास्थेटिक क्या होता है भैया? इसमें ईथर हाइलोथेन नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ईथर हाइलोथेन नाइट्रस ऑक्साइड, ये 4 ड्रग्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है? एनास्थेटिक्स पेशेंट के बॉडी में एनास्थेटिक कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये इनहेलेशन के फॉर्म में लिया जाता है, यानी सूंघ के, नाक के या फिर मुंह के द्वारा। फिर सेकंड क्या है? इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन के थ्रू, जैसे थायोपेंटन सोडियम, प्रोपोफोल, केटामाइन, ये ड्रग्स हैं जो कि आप इंजेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। हिंदी फॉर्म में वही है। जनरल एनास्थेटिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है,
जिस श्वसन के द्वारा यानी किसके, इनहेल के द्वारा, ईथर हो गया, हेलोथेन नाइट्रस ऑक्साइड, नस के द्वारा यानी इंट्रावेनस, ठीक है, जिसमें थायोपेंटेंस एंड सोडियम प्रोपोफॉल केटामाइन ये ड्रग्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है भैया? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का लॉस कर देता है, यानी चेतना नहीं होता है, खो देता है, लॉस कर देता है। प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया क्या होता है? पेन का सेंसेशन नहीं होगा आपको, दर्द की अनुभूति को समाप्त कर देता है। सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, आपके बॉडी के साथ आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। रिलैक्स स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसको भी ये क्या करता है? रिलैक्स कर देता है, शिथिल कर देता है। चेतना का अभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। दर्द की अनुभूति को समाप्त करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दबाता है एंड मांसपेशियों को शिथिल करता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ये रहा। यूजेस यानी इंडिकेशंस कहाँ कहाँ यूज किया था? यूज ड्यूरिंग मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस, सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए इसका यूज बेसिकली होता है। और यूज्ड इन पेनफुल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कोई भी पेनफुल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होने वाला है पेशेंट के साथ तो ये यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर मसल्स रिलैक्सेशंस ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी के दौरान मसल्स को रिलैक्स करवाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। बड़ी शल्य क्रियाओं के दौरान उपयोग किया जाता है, दर्दनाक जांच प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, ऑपरेशन के समय मांसपेशियों को शिथिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा इसका इंडिकेशंस कब कब यूज़ किया था, राइट। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज किसी का है तो वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। लीवर डिजीज है, लीवर से कोई पीड़ित है तो उसको नहीं किया जाता है। शॉक एंड हाइपोटेंशन, किसी का जो ब्लड प्रेशर हो बहुत कम हो जाता है, हाइपोटेंशन होता है तो उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है। गंभीर श्वसन रोग में एंड गंभीर यकृत रोग में एंड शॉक एवं निम्न रक्तचाप में, ठीक है। तो ये है, इसमें यूज़ नहीं किया था, राइट। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या है भैया? बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है जो कि हमारे कहाँ काम करती हैं, कहाँ काम करती है भैया? आगे देखते हैं, पढ़ो तब बताएंगे। यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कहाँ काम करती हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चल पाएगा। बीटा ब्लॉकर आर ड्रग्स दैट ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। बीटा 1 है एंड बीटा 2 है स्पेशली, ठीक है। एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट को क्या कर देता है भैया? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ऑन द हार्ट और अदर ऑर्गन, हार्ट पे और या फिर अदर ऑर्गन पे। हार्ट पे बेसिकली इसका काम रहता है कि बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। बीटा ब्लॉकर का काम होता रहता है कि ये बढ़ा देता है भैया। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का काम इतना रहता है, हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये क्या करती हैं? ये करती हैं भैया कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। हिंदी में देखते हैं, बीटा ब्लॉकर वे दवाएं हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को या फिर बीटा 1 को या फिर बीटा 2 को ब्लॉक करके हृदय को या फिर हृदय या फिर उसके और अंगों को एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन के प्रभाव को कम करती हैं। हृदय यानी हार्ट या फिर अदर ऑर्गन पे एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम करती हैं। आगे देखते हैं लोकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर, या फिर मतलब बीटा ब्लॉकर कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन से कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हृदय यानी दिल में। दिल में कौन से दिल में? जिस दिल से आप प्यार करते हैं। क्या प्यार करते हैं? अपने, समझ जाइए अब। तो हार्ट वो वाला दिल नहीं है, हार्ट वो वाला दिल है जिससे आपका पंप होता है ब्लड, ठीक है, उस दिल पे ये रहता है। एंड किडनी में रहता है एंड लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, यकृत यानी लीवर में। तो लोकेशन है यहाँ पाया जाता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जिससे प्रोप्रानोलोल एंड टीमोलोल, प्रोप्रानोलोल एंड टीमोलोल एंड कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 सेलेक्टिव में एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। जिस वर्ड्स के लास्ट में लोल 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 आ जाए यानी लोल आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, मैंने बताया था। तो ये मेडिसिन बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए है ना, ये मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए है, ठीक है। हिंदी देखते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोपोनोलोल एंड टीमोलोल एटनोलोल एंड मेटोप्रोलोल, वही है भैया बीटा 1 एंड बीटा ब्लॉक, राइट। ये क्लासिफिकेशन है, आपको याद करना होगा, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भैया, क्लासिफिकेशन आपको याद करना होगा। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को घटा देगा, हार्ट रेट को घटाएगा ना बीटा ब्लॉकर। आप बीपी जब बढ़ा रहता है तभी तो बीटा ब्लॉकर लिया जाता है, तभी तो हार्ट रेट घटाएगा। रिड्यूस फ्रॉम हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है? जो संकुचन होता है हृदय में, संकुचन जो होता है उसको ये रिड्यूस करता है। एंड रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का क्या मतलब होता है? कार्डिक आउटपुट का मतलब ये होता है भैया उसके वर्कलोड को घटा देगा, राइट। ओके, हृदय की धड़कन को कम करता है सबसे पहले भैया, हृदय को धड़कन को कम ही करेगा ना,
हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए। हृदय की संकुचित घटाता है यानी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आपके हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो उसको ये कम करता है। एंड कार्डियक आउटपुट को कम करता है यानी उसके वर्कलोड को कम करता है। ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। थेराप्यूटिक यूजेस या फिर इंडिकेशन देख लेते हैं। कब कब यूज़ किया था हाइपरटेंशन, जब बीपी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। एंजाइना पेक्टोरिस भी एक ऐसा डिजीज़ है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कार्डियक एरिथमीज, ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज में भी यानी हृदय की जो धड़कन होती है वो अनियमित हो जाती है। हिंदी देखते हैं। हिंदी क्या है भैया, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन में एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस भैया हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये एक ऐसा डिजीज है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाता है हृदय को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हार्ट को, इसलिए एक प्रकार का चेस्ट पेन है ये, ठीक है। हृदय की अनियमित धड़कन यानी क्या होता है, कार्डियक अरिथमियाज। तो यहाँ यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, इसका इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रोंकाइल अस्थमा, अगर किसी को दमा रोग है, ब्रोंकाइल अस्थमा है, उसमें नहीं यूज़ करेंगे। ब्रेडिकार्डिया यानी अत्यधिक धीमी गति हृदय है, अत्यधिक धीमी हृदय गति, ठीक है। गति हृदय नहीं, हृदय गति यानी हार्ट बीट जो है अत्यधिक धीमी है, जिसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, में यूज़ नहीं करेंगे। हार्ट ब्लॉक में भी यूज़ नहीं करते हैं इसका, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, व्हाट इज CHF। CHF क्या है? अच्छा आप बताइए CHF का फुल फॉर्म क्या है, इतना बताइए, कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे लिखा है साफ साफ यार, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF का फुल फॉर्म है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड। यानी इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है ये सफिशिएंट ब्लड जो है पंप नहीं कर पाता है टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, यानी जितना नीड उसके बॉडी को जितना नीड होता है उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पाता है। क्यों? लीडिंग टू कंजक्शन ऑफ ब्लड इन लंग्स एंड पेरीफेरल टिश्यूज। इसका मतलब क्या है, जिससे फेफड़ा तथा शरीर के अन्य भागों में रक्त का कंजेशन हो जाता है यानी जमाव हो जाता है। कंजेशन का मतलब क्या होता है, जमाव होता है, ठीक है, तो जमाव हो जाता है। हिंदी देखते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाता है, जिससे फेफड़ों तथा शरीर के अन्य भागों में क्या होता है, रक्त का जमाव यानी कंजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब ये सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता है बॉडी को जितना नीड है, ठीक है। इसका आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है भैया। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। सबसे पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसमें क्या होता है, दिस ड्रग्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस। फोर्स करता है कि भैया ज़्यादा पंप कर, तभी तो बॉडी को उसकी नीड फुलफिल कर पाएगी। तो जब ज़्यादा पंप करेगा तब मज़ा आएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा, तब बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, डिगॉक्सिन। ये ड्रग्स हैं, आप लोग देखे होंगे कहीं किसी मेडिकल स्टोर पे। डिगॉक्सिन ये जो ड्रग्स है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, किस लिए, ताकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। ये दवाएं संकुचित शक्ति को बढ़ाती हैं, जिसे डिगॉक्सिन। डायरेटिक्स क्या है, डायरेटिक्स दीज ड्रग्स रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड बाय इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। ये यूरिन के आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जैसे फ्रूसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ये क्या है, ये ड्रग्स है। ये क्या करता है, ये भैया यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे सोडियम्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं। सोडियम वगैरह रहता है ना, तो और जल्दी ज़्यादा वो क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, राइट। हिंदी में क्या है, ये दवाएं मूत्र की मात्रा को बढ़ाकर शरीर में जमा अतिरिक्त द्रव्य को बाहर निकालती हैं, जैसे फ्रूसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। तो ये रहा कुछ इसका एग्जाम्पल CHF का। एंड 6 पॉइंट क्या है, गिव एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन बताइए क्या होता है, बताओ क्या होता है हिपेरिन। देखो, हिपेरिन इज अ एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, ये एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है। कोगुलेंट मतलब, कोगुलेंट का मतलब ये होता है थक्का, जो ब्लड का थक्का बन जाता है। डेट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट फॉर्म, जो क्या क्या करता है, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है, यानी बनने नहीं देता है, उसके फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। बाय इनहिबिट थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बिन को इनहिबिट करके। थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, एंड अदर क्लॉटिंग में, ठीक है। हिंदी देखते हैं। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट दवाई है जो कि थ्रोम्बिन तथा अन्य रक्त के साथ थक्के बनने वाले कारकों को रोककर रक्त के थक्के बनने से बचाती है, यानी फॉर्मेशन से क्या करती है, इनहिबिट करती है, बचाती हैं, प्रिवेंट करती है, राइट। तो हिपेरिन का काम बेसिकली यही होता है कि भैया ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है। हिपेरिन क्या करती है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देती है। बस वन वर्ड में समझ जाइए कि हिपेरिन का काम क्या है, ब्लड आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं करने देती है, बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ये है भैया कि ब्लीडिंग हो सकता है, एंड क्या है, थ्रोम्बो
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं HIT, इस कंडीशन में प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे दवा से एलर्जी वगैरह प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसमें यूज नहीं किया जाता है। रक्त स्राव में एंड प्लेटलेट की कमी में HIT, ठीक है, अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं में भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन हिपेरिन, हिपेरिन कब कब यूज नहीं किया जाता है, एक्टिव ब्लडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग मतलब अगर लगातार ब्लीडिंग हो रहा है उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ब्लडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यानी प्लेटलेट जो होता है कम हो जाता है आपकी बॉडी में, तो इस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सक्रिय रक्तस्राव में हीमोफीलिया यानी गंभीर हीमोफीलिया और गंभीर प्लेटलेट की कमी में यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते, हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, राइट। ओके, आगे देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है भैया, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, इतने दिन से फार्माकोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट बता दीजिए आप लोग क्या होता है, बताइए। चलिए देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स दैट हेल्प इन लूजनिंग एंड एक्सपेलिंग म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या करता है, जो हमारे म्यूकस होते हैं, बलगम जो होता है, जो जब सर्दी होता है, सर्दी जुकाम होता है तो बलगम होता है ना, बलगम बनता है बॉडी में, तो बलगम को लूज करवाता है यानी ढीलापन करवाता है, ठीक है। क्यों ढीलापन करवाता है, ताकि बलगम पतला थिन हो जाए और आसानी से शरीर से बाहर हो जाए, ठीक है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, बलगम को इंक्रीज करता है, एंड विस्कोसिटी उसके गाढ़ापन को क्या होता है, उसके गाढ़ापन को डिक्रीज कम करता है, यानी पतला बनाता है, थिन बनाता है, ठीक है। एंड हिंदी देखते हैं, स्पेक्टोरेंट वे दवाएं हैं जो श्वसन तंत्र में से बलगम को पतला करके उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे उसे बाहर निकलना आसान हो जाता है। जब होता नहीं कि नकिया जाम हो गया है, बोलते हैं ना डॉक्टर साहब नाक बहुत जाम हो गया है, बलगम जो है निकल नहीं पा रहा है सही से, क्या नहीं निकल पा रहा है, म्यूकस सही से निकल नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या देते हैं, स्पेक्टोरेंट देते हैं कि भैया ले जाओ खाओ। ये क्या करेगा भैया, ये करता ये है कि आपकी जो म्यूकस को पतला थिन कर देगा, एंड थिन करने के बाद वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी हमारे बॉडी में क्या क्या एक्शंस होगा ये देखते हैं। इंक्रीज ब्रोंकाइल सिक्रीशंस, ब्रोंकाइल का सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लगेगा, ब्रोंकाइल में क्या होगा, सिक्रीशंस यानी स्त्राव बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिड्यूस थिकनेस ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी बलगम का जो वो होता है थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा, मतलब पतला होने लगेगा, ठीक है। फैसिलिटेड एक्सक्लूजन ऑफ म्यूकस, ये क्या होता है, बलगम को बाहर निकालने में सहायता करती है, राइट। हिंदी देखते हैं, जो ब्रोंकाइल में स्त्राव बढ़ जाते हैं, बलगम का जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है, बलगम का गाढ़ापन बहुत कम हो जाता है यानी थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, एंड बलगम को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। तो ये रहा हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्सेस। आगे देखते हैं, राइट अबाउट लेग्जेटिव एंड परजेटिव। लेग्जेटिव एंड परजेटिव क्या होता है भाई, लेग्जेटिव एंड परजेटिव क्या होता है भैया, देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। लेग्जेटिव आर ड्रग दैट जेंटली हेल्प इन बाउल मूवमेंट एंड रिलाइव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का नाम आप लोग सुने हैं, हमें तो नहीं लगता सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, सुने होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। देखो कॉन्स्टिपेशन एक प्रकार का कब्ज है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज। कब्ज क्या होता है, कब्ज ये होता है भैया कि जिसको क्या होता है, सही तरीके से अपना जो बाउल होता है वो सही से निकल नहीं पाता, यानी मल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मल त्याग में कोई प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, मल त्याग में यानी मल त्याग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, सही तरीके से हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो उस लिए लैक्सेटिव दिया जाता है। लैक्सेटिव और ड्रग्स दैट जनरली हेल्प इन बाउल मूवमेंट, बाउल को मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है, एंड रिलाइव कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन में रिलाइव देता है, ठीक है। हिंदी देखते हैं, लैक्सेटिव वे दवाएं होती है जो हल्के रूप से मल त्याग करने में सहायता करती हैं, मल त्याग करने में सहायता करती हैं। किसी किसी को लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी मल त्याग नहीं हो पाता है, बहुत टाइट होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, लैक्सेटिव प्रोवाइड करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा परजेटिव है। परजेटिव क्या होता है, परजेटिव आर ड्रग्स दैट स्ट्रांगली एंड क्विक इम्पटी द बाउल बाय कॉजिंग कंप्लीटली इवेक्यूएशंस। इवेक्यूएशन का क्या मतलब होता है भैया, पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे जब तक तभी समझ में आएगा, ठीक है। डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव और ड्रग्स दैट स्ट्रांगली एंड क्विकली इम्पटी द बाउल,
कहने का मतलब ये पूरी तरह से जो आपका इंटेस्टाइन है और बाउल को खाली कर देता है, इंटेस्टाइन खाली कर देता है पूरी तरह से। हिंदी पढ़िए तो समझ में आएगा। पॉजिटिव वे दवाएं हैं जो तीव्र और शीघ्र प्रभाव से आंतों को पूरी तरह से खाली कर देता है, यानी आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरह से कंप्लीटली इवैक्यूएशन कर देता है, यानी ये कंप्लीटली खाली कर देता है, आपके बाउल को कंप्लीटली खाली कर देता है आपके आंत यानी इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ये होता है परजेटिव का काम। तो परजेटिव का काम इतना होता है कि भैया आपके आंत को पूरी तरह से खाली कर देगा। एंड लेग्जेटिव का काम ये होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मल त्याग करने में प्रॉब्लम होता है, उसमें हेल्प करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लेग्जेटिव एंड परजेटिव क्या होता है। आगे देखते हैं, गिव द शॉर्ट नोट ऑफ हाई सेलिंग डायरेटिक्स। हाई सेलिंग डायरेटिक्स क्या होता है देख लेते हैं इसको भी। हाई सेलिंग डायरेटिक्स आर पावरफुल डायरेटिक्स दैट प्रोड्यूस मार्क्ड इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट बाय इनहिबिटिंग सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनल। ये लूप ऑफ हेनल पे क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करवा के आपकी यूरिन को इंक्रीज कर देगा। नहीं समझ में आया, आपके यूरिन यानी मूत्र को ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि भैया ये क्या करता है, ये सोडियम जो हमारे बॉडी में सोडियम और क्लोराइड का होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। कहाँ पे, हेनल पे, किडनी में हेनल होता है, लूप ऑफ हेनल, उसी में रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे मूत्र काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हिंदी देखते हैं, हाई सेलिंग डायरेटिक्स वे शक्तिशाली मूत्रवर्धक दवाएं हैं जो हेनल लूप में सोडियम और क्लोराइड को पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन करवा के मूत्र की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देती है, मूत्र की मात्रा को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा देती है। तो सेलिंग डायरेटिक्स का काम इतना होता है, राइट। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का शॉर्ट नोट देख लीजिए। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन भैया किसका एग्जाम्पल है, आप लोग ये बताइए, पेनिसिलिन किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है पेनिसिलिन और बी लैक्टम एंटीबायोटिक। ये एक बी लैक्टम एंटीबायोटिक है दैट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल में सेल वॉल सिंथेसिस हो रहे होते हैं उसको इनहिबिट यानी खत्म कर देता है। एंड मेनली बैक्टीरियल साइडल इन एक्शंस, बैक्टीरियल साइडल यानी जीवाणुनाशक प्रभाव दिखाता है, ठीक है, यानी खत्म कर देता है जितने बैक्टीरियल होते हैं। पेनिसिलिन बैक्टीरियम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल्स पे क्या करती है, निर्माण को रोकते हैं यानी उसके सिंथेसिस को रोकते हैं और मुख्य रूप से जीवाणुनाशक का प्रभाव दिखाते हैं। किसका, बैक्टीरियल साइडल का प्रभाव दिखाते हैं। बैक्टीरियल साइडल का मतलब ये होता है कि जीवाणुनाशक जीवाणु को खत्म कर रहे हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन, नेचुरल में क्या होता है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। तो देखिए इसको इसलिए शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि भैया ये 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। तो जिस हिसाब से पढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो जितना जितना पढ़ा रहे हैं इतना इतना आप लिखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, अमीनो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन ये इसका एग्जांपल है। इंडिकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए नीचे हिंदी क्या है, हिंदी श्वसन तंत्र संक्रमण में यूज़ करते हैं। एंड मूत्र मार्ग यानी उसके संक्रमण में यूज़ करते हैं। किसको, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन, ये सब जो ड्रग्स हैं यहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग कितने क्वेश्चन को पढ़े भैया, आज हम लोग 10 क्वेश्चन को पूरा पढ़े, यानी पार्ट बी को अच्छे से एक्सप्लेन किए। कहाँ से एक्सप्लेन किए हैं, क्वेश्चंस 1 से, यानी पार्ट बी के क्वेश्चंस 1 से एंड 10 तक एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी पार्ट सी को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट सी के लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। और भैया पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए स्वस्थ और मस्त के साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वस्थ रहे और मस्त रहे फिर मजा करें, फिर आप मजा ही करेंगे तब एग्जाम में, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर लिख नहीं पाएंगे ना। जितना पढ़ा रहे हैं इतना आप कवर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।